अब देखो समझना यहाँ पर, ये जो हमने लिखा ना बाय द टाइम ही वॉक अप, ठीक, ये बाय द टाइम डेडलाइन है। ये डेडलाइन जिस एक्शन की है वो एक्शन यहाँ है। अब वैसे तो आप देख रहे होंगे ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें जो द सनरोज पार्ट लिखा ना वो मेन क्लॉज है ना। बाय द टाइम ही वोकअप जो है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जो फ्रेज कंजंक्शन का काम कर रही है वो है बाय द टाइम। बाय द टाइम जो फ्रेज है, जैसे बाय जो है ना वो प्रेपोजिशन है, हम यूज करते हैं इसका टाइम को रेफर करने के लिए, टाइम के डेडलाइन को रेफर करने के लिए। बाय मंडे, बाय संडे, बाय ट्यूसडे, इस तरीके से यूज करते हैं। बाय द टाइम फ्रेज जो है वो कंजंक्शन है और वही फंक्शन करती है कि डेडलाइन को रेफर करती है ना। अब यहाँ पे जो हमने लिखा बाय द टाइम ही वॉकअप, तो उसका जगना जो है ना ये इवेंट डेडलाइन है किसी एक्शन के होने की। बाय द टाइम ही वॉकअप का मतलब जब तक वो जगा उससे पहले कुछ हो गया होगा, तो उसका जगना जो है वो डेडलाइन है। डेडलाइन का मतलब टाइम का एक ऐसा पॉइंट जहां पे जाके कोई इवेंट एंड हो जाए, उसके आगे ना बढ़ पाए, वहां पे जाके खत्म हो जाए। तो ये जो डेडलाइन हमने लिखी ना, ये डेडलाइन पास्ट की है। वॉकअप लिखा ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब टाइम पास्ट होता है, तो ये पास्ट है। अगर ये डेडलाइन है उस एक्शन की, तो कहने का मतलब वो एक्शन इससे पहले ही हुआ होगा, इसके बाद में नहीं हुआ होगा। मतलब कुछ इस तरीके की सिचुएशन रही होगी कि ये डेडलाइन है और वो एक्शन इस डेडलाइन से पहले ही फिनिश हुआ होगा, इसके बाद नहीं हुआ होगा। क्योंकि अगर इसके बाद में होगा तो फिर ये डेडलाइन तो हो नहीं सकती। डेडलाइन मतलब वो इवेंट यहां पर आके फिनिश है, कंप्लीट एंड हुआ होगा, तो ये डेडलाइन हो गया। अब ये डेडलाइन है पास्ट की, वो एक्शन जो है वो इससे पहले हुआ होगा, तो वो एक्शन हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, तो इसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना चाहिए, हैड रीजन। तो हमें इसको लिखना चाहिए बाय द टाइम ही वॉक अप द सन हैड रीजन। जब तक वो जगा तो सूर्य उग चुका था, मतलब सूर्य का उगना पास्ट का, और मतलब उसका जगना पास्ट का और सूर्य का उगना उससे भी पास्ट का काम है। तो इसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। जो बाय द टाइम फ्रेजेस होती हैं, ये मेन क्लॉज में लिखे गए एक्शन की डेडलाइन होती है। तो जो मेन क्लॉज में लिखा गया एक्शन होता है वो इनसे पहले हो गया होता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है कि पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे से पहले या फ्यूचर में कोई एक्शन किसी दूसरे से पहले हो जाए तो उसको हमें परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है। अब इसी बात को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे हमने फिर से एक लिखी बाय द टाइम क्लॉज, ठीक है, और उसके बाद हमने ये मेन क्लॉज लिख दी। अब हमें पता है मेन क्लॉज में लिखा गया जो एक्शन है उस एक्शन की डेडलाइन ही बाय द टाइम क्लॉज है, ये डेडलाइन है, ठीक। अब यहां पर ये जो हमने डेडलाइन लिखी है इसमें हमने प्रेजेंट टेंस लिखा है। आप देखोगे इससे ऊपर वाले में हमने पास्ट टेंस लिखा था, है ना। यहाँ पे जैसे हमने लिखा था पास्ट टेंस वॉकअप, यहाँ पे हमने लिखा प्रेजेंट टेंस स्टॉप्स। तो ये एक्शन जो है वो डेडलाइन है इधर वाले एक्शन की। अब हमें ये समझना है कि अगर ये डेडलाइन है तो इसको हमें परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ेगा। अब ऊपर जैसे जो हमने डेडलाइन लिखी थी वो पास्ट की थी, तो हमें ये समझना है कि ये लिखी गई डेडलाइन कौन से टाइम की है। बाय द टाइम इट स्टॉप्स रेनिंग, ये डेडलाइन प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। अब जो टेंस लिखा उसके हिसाब से डेडलाइन हमें लग रहा है प्रेजेंट की होगी, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करें तो डेडलाइन प्रेजेंट की हो नहीं सकती। क्योंकि जब हमें कोई काम करना होता है तो डेडलाइन और उस काम को शुरू करने के बीच में एक मार्जिन चाहिए होता है। अगर हम प्रेजेंट में ही डेडलाइन सेट कर देंगे तो उस काम को हम अचीव कहाँ करेंगे, कंप्लीट कहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये डेडलाइन भले ही हमें दिख रही हो प्रेजेंट की, लेकिन ये प्रेजेंट की नहीं है, ये डेडलाइन फ्यूचर की है ना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि फ्यूचर एक्शंस जो होते हैं उनको कोई जरूरी नहीं है कि हम विल शैल के साथ ही लिखेंगे। फ्यूचर एक्शंस को रेफर करने के लिए हमारे पास अदर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो ये जो हमने प्रेजेंट टेंस लिखा है ना, ये टाइम फ्यूचर है, मतलब टेंस प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर है। तो बाय द टाइम इट स्टॉप्स रेनिंग का मतलब है जब तक बारिश बंद होगी, तो मतलब बारिश का बंद होने का काम जो है वो फ्यूचर में होगा, है ना। तो अगर बारिश के बंद होने का काम फ्यूचर में होगा तो ये डेडलाइन हो गई फ्यूचर की। अच्छा, और ये डेडलाइन किस एक्शन की है, उस एक्शन की, तो वो एक्शन भी फ्यूचर में होगा। अब फ्यूचर में ये एक्शन होगा लेकिन वो वाला इससे पहले होगा। हमें कैसे पता वो वाला इससे पहले होगा, क्योंकि डेडलाइन है तो वो इसको क्रॉस नहीं कर सकता, इससे पहले ही होगा। तो फ्यूचर में अगर कोई एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन से कंपेटिबली पहले हो जाए तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में लिखना चाहिए। तो ये जो हमने विल अराइव लिखा ना, इसको हमें लिखना चाहिए विल हैव अराइव्ड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाय द टाइम इट स्टॉप्स रेनिंग
बाय द टाइम इट स्टॉप्स रेनिंग ही विल हैव अराइव्ड, जब तक बारिश बंद होगी वो आ चुका होगा। तो कहने का मतलब बारिश भी बंद होगी फ्यूचर में, वो भी आएगा फ्यूचर में, लेकिन उसके आने का काम जो है वो बारिश के बंद होने के काम से पहले हो जाएगा, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखो ये एक टेंस का काफी मतलब इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा मतलब पॉपुलर भी कॉन्सेप्ट है। ये हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा और ये उस सेंटेंस की मेन क्लॉज हो गई, ठीक है। बट वी शैल स्टे हियर है, बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये इस सेंटेंस की कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई। फिर हमने लिखा दे विल गो होम, ये मेन क्लॉज हो गई इस सेंटेंस की। व्हेन द सन विल सेट, ठीक, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई। व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गई। कुल मिला के ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ठीक है, वो हो गया कंपाउंड सेंटेंस, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए जो हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है टेंस का वो ये है, मैं पहले लिख देता हूं फिर बाद में आपको समझा दूंगा। while referring to two future events in a complex sentence, don't use two future tenses, ठीक है, use future tense in the main clause and present tense in the subordinating clause। देखने में बड़ा है तो आप समझ गए होंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है टेंस का एक जो हमें यहाँ पर सीखना है। क्या कॉन्सेप्ट है? while referring to two future events in a complex sentence, किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर इवेंट्स का रेफर करते समय डोंट यूज टू फ्यूचर टेंसेस, दो फ्यूचर के टेंसेस ना यूज करें। क्या करें? क्या करें? यूज फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लॉज, मेन क्लॉज में फ्यूचर टेंस यूज करें, एंड प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और प्रेजेंट टेंस में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यूज करें। ये जो कॉन्सेप्ट है टेंस का वो हमें सीखना समझना है कि दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करते समय, दो फ्यूचर इवेंट्स को किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रेफर करते समय दो फ्यूचर टेंसेस का यूज ना करें। मेन क्लॉज फ्यूचर में लिखें, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखें। अब आप देखोगे पहले वाला हमारा सेंटेंस है, जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसकी मेन क्लॉज फ्यूचर में है और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी फ्यूचर में है और दोनों ठीक है, ठीक। यहां पर हमारा मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर में है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी फ्यूचर में है। अब मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज फ्यूचर में है तो गलत है, इसको हमें लिखना चाहिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में लिखोगे तो सेट्स हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, दे विल गो होम व्हेन द सन सेट्स। ये अब मैं इस पे आपको एक दो क्वेश्चंस और भी अभी बताऊंगा, समझाऊंगा, कुछ बातें और भी हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। लेकिन दो चीजें मैं यहाँ पर पहले आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, उन पर ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं कि किसी एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेते हैं कि किसी एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है, आप समझ ही गए होगे। ऊपर वाले सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस लिखे हुए, लेकिन ठीक है इसमें गलत है।
एक चीज ये नहीं हमें ध्यान रखना है कि दो फ्यूचर टेंस नहीं आते। दूसरा, कई बार बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं कि बाद वाला फ्यूचर टेंस गलत होता है, पहले वाला सही होता है। हमें पता है ऐसा भी नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज, उनमें से जो मेन क्लॉज का फ्यूचर टेंस है वो ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो ना तो हम ये याद करेंगे कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आते, ना हम ये याद करेंगे कि पहले वाला फ्यूचर होता है या गलत होता है, बाद वाला गलत होता है। हमें क्या ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर इवेंट्स का रेफर करना है तो दो फ्यूचर टेंस नहीं यूज करने। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल, कंपाउंड में आप लिख सकते हो। दूसरी चीज, जो मेन क्लॉज का इवेंट है वो फ्यूचर टेंस में रहेगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रेजेंट टेंस में जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात। अब देखो, ये दोनों ही सेंटेंसेस हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, इनमें कोई कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, हमने लिखा नहीं कंपाउंड सेंटेंस इस बार, ठीक है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। एज सुन एज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है, और बाय द टाइम भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये दोनों ही हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। अब हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो मेन क्लॉज होती है उसको फ्यूचर में लिखना है, तो ये है मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज में जो हमने फ्यूचर टेंस लिखा वो ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में जो हमने फ्यूचर लिखा वो गलत है, उसको हमें प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे लिखो फाइंड्स, यहां पे लिखो गेट, ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ इट विल नॉट वर्क वेल वी शैल सेल इट। अब हमने कहा इफ इट विल नॉट वर्क वेल, वी शैल सेल इट, वी शैल सेल इट मेन क्लॉज है, ठीक है। इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। बताओ, ठीक। अब देखो, ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स है। इसको थोड़ा सा खींच ही देते हैं यार, क्या लिखने की जरूरत क्या, आप सबको पता तो है कॉम्प्लेक्स है, हटाते हैं इसे, है ना। अब यहां पर देख रहे हैं हमारी मेन क्लॉज का टेंस है फ्यूचर, सेल सेल, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी फ्यूचर, तो ये गलत हो गया। अगर मेन क्लॉज फ्यूचर हो तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को फ्यूचर में नहीं प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए। तो ये जो हमने विल नॉट वर्क लिखा ना, इसको हमें लिखना चाहिए डज नॉट वर्क। इफ इट डज नॉट वर्क वेल वी शिल सेल इट, अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा तो हम इसे बेच देंगे। तो ये हमारा आंसर है। अब इस पे ना हम दो चीज समझ सकते हैं। एक तो ये कि जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होती हैं, हम सभी ये जानते हैं कि हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जो होती हैं वो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। उनका फंक्शन होता है सेंटेंस में एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन का। वो टेंस को मार्क नहीं करते, मतलब क्योंकि जो मेन क्लॉज का टेंस होता है कमोबेश वही टाइम उनका भी होता है। तो एक तो बात हमें ये ध्यान रखनी है कि विल शैल लिखकर हम प्रोबेबिलिटी रेफर करते हैं कि समथिंग इज लाइकली टू हैपन। वो प्रोबेबिलिटी मेन क्लॉज में लिखे गए एक्शन का एट्रीब्यूट होती है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होती हैं, वो प्रोबेबिलिटी को नहीं रेफर करते हैं, तो इसीलिए हम उनमें विल शैल का यूज नहीं करते। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, इस वजह से हम उनमें विल शैल को अवॉइड करते हैं। दूसरी चीज, यहां पर ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कुछ सर्टेन कंजंक्शंस होते हैं जिनके साथ हमें ऐसा करना होता है। आप सभी तो जिस तरीके से पढ़ते सीखते हो तो यही बात आपको समझनी चाहिए जो मैंने अभी कही है, ठीक है, कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस डिपेंडेंट एक्शन होती हैं, दे डोंट रेफर टू एन इंडिपेंडेंट एक्शन विच इज प्रोबेबल टू हैपन। तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो मेन क्लॉज में लिखे गए एक्शन का एट्रीब्यूट होता है। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन का काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी को रेफर करना उनका फंक्शन नहीं होता, इसलिए उनके साथ विल शैल का यूज नहीं किया जाता। बाकी क्या होता है कि ये जो इस तरीके के यूजेस हैं कि डबल फ्यूचर दे दिया, जहां नहीं यूज करना चाहिए वहां भी दे दिया,
ये कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कंजंक्शंस होते हैं, उनके साथ में ही एप्लीकेबल होता है, उन्हीं के साथ इसकी जरूरत पड़ती है, बाकियों के साथ जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो उन कंजंक्शंस को हम चाहें तो याद रख सकते हैं। अब देखो, इफ, अनलेस, until, when, before, after, as soon as long as, etc. तो ये कुछ कंजंक्शंस हैं कि जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर एक्शंस को रेफर करना पड़ता है तो मोस्टली हमें इन्हीं कंजंक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो वो गलती भी हम इन्हीं कंजंक्शंस के साथ में करते होंगे, तो आप इन कंजंक्शंस को याद रख सकते हो। अब ध्यान से देखो, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग, ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब आप कभी किसी सेंटेंस में इन कंजंक्शंस को देखें और इनके साथ फ्यूचर टेंस लिखा हो तो आप वहां पे कॉशियस होकर एक बार समझ जाना, ठीक है। इस तरह की गलती दिखेगी तो उसको सही कर लेना। एक एग्जांपल और लिखता हूं, वी शैल नॉट लीव until the party will be over। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा कौन सी क्लॉज कहाँ है कहाँ नहीं है, अपने आप सही करो इस सेंटेंस को। वट एवर करेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, मेक देम। आपको जो भी लगता है ये करेक्शन करने चाहिए तो करो अपने आप सभी लोग। बताइए भाई आंसर। अब देखो पता है क्या, वी शैल नॉट लीव ये मेन क्लॉज है, मतलब ये मेन क्लॉज का टेंस है। द पार्टी विल बी ओवर ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का टेंस है। कंजंक्शन हमने लिखा ना अनटिल, तो अनटिल हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो ये जो हमने मेन क्लॉज लिखी है इसमें हमने फ्यूचर टेंस लिखा, ठीक है बढ़िया। ये जो हमने विल बी ओवर लिखा ना ये गलत है, इसको कर दो प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा इज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। वी शैल नॉट लीव अंटिल द पार्टी इज ओवर। अब देखो आप ध्यान से, ये जो कंजंक्शंस हैं इन पे थोड़ा ध्यान देना। यहां पर हमने कंजंक्शन लिखा था व्हेन, है ना। यहां पर हमने कंजंक्शन लिखा एज सून एज। यहां पर हमने कंजंक्शन लिखा बाय द टाइम, ठीक है। यहां पर हमने कंजंक्शन लिखा इफ। यहां पर हमने कंजंक्शन लिखा अनटिल। तो ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है। और यही है इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज। तो हम इन कंजंक्शंस का भी ध्यान रख सकते हैं। करो भाई इसको सेंटेंस को सही, अगर ये सही नहीं है तो कैसे सही करें बताइए। अब देखो ये है हमारी मेन क्लॉज, और ये है हमारी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यहां पर हमने कंजंक्शन यूज किया इफ, तो हमें ये सेंटेंस सही करना है, ये गलत है ये। अब इसको आप सही करो, आया समझ में। अब होता क्या है कि कई बार हम दिमाग में ना ये बात छाप लेते हैं कि इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर जहां लिखे होंगे वहां फ्यूचर टेंस नहीं लिखेंगे। ये खैर एक
हिंट वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें हिंट मिल जाता है, बट हमें इन्हें याद नहीं करना है। समझना, याद करना ये है कि while referring to two future events in a complex sentence, don't use two future tenses. किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो फ्यूचर इवेंट्स का रेफर करते समय दो फ्यूचर टेंसेस मत यूज कीजिए। फ्यूचर टेंस को मेन क्लॉज में यूज कर लीजिए, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो प्रेजेंट टेंस में लिखिए। ये कॉन्सेप्ट है। अब है क्या कि यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर लिया कुछ वर्ड्स की, इस तरीके की जो मिस्टेक्स होती हैं वो मोस्टली इन कंजंक्शंस के साथ ही आती हैं, तो हम इन कंजंक्शंस को ध्यान कर सकते हैं, मतलब ये हिंट वर्ड्स हैं। लेकिन हम वो बात भूल जाएं जो पहले मैं बताई थी और मीनिंग को याद कर लें तो ये हमारी कमी होगी। होता क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पर इफ के साथ फ्यूचर लिखा हुआ है ना, तो दिमाग में हमारे ये छपा होता है कई बार कि भाई फ्यूचर टेंस तो इफ के साथ आएगा नहीं, तो हम तुरंत फ्यूचर टेंस को हटा के प्रेजेंट टेंस लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज आपसे कहता हूँ, होता क्या है कि हमने कहा कि इफ अगर लिखा होगा तो उसके साथ में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। यही कि इफ क्लॉज के साथ में फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, यही पढ़ा। तो ऐसा कब ऐसा तब जब इफ सही हो तो फ्यूचर टेंस गलत हो जाएगा उसके साथ। अगर मान लो कहीं पे फ्यूचर ही सही हो तो इफ नहीं गलत हो जाएगा उसके साथ। तो ये भी तो सीखना चाहिए, है ना। इफ भी तो गलत हो सकता है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि इफ हमेशा सही होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो इफ क्लॉज है इससे पहले जो हमने मेन क्लॉज लिखी है उसमें प्रेजेंट टेंस है। ये डोंट नो जो है ना प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे दो फ्यूचर इवेंट्स नहीं है, ये इवेंट प्रेजेंट का है, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, ये फैक्ट है प्रेजेंट का। अब हम क्या नहीं जानते कि वो एग्री होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। तो आपको सीखना ये है कि अगर दो फ्यूचर इवेंट्स किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो तो मेन क्लॉज का फ्यूचर इवेंट सही होता है फ्यूचर टेंस में, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का फ्यूचर इवेंट प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ता है। यहां पर आपके पास दो फ्यूचर एक्शन है ही नहीं, ध्यान से देखो। मेन क्लॉज आपकी फ्यूचर में है ही नहीं प्रेजेंट टेंस में, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो है वो फ्यूचर में है। तो अगर मेन क्लॉज भी फ्यूचर में होती, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी फ्यूचर में होती, तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को चेंज करके हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो अब हम क्या करें, कैसे सही करें। तो अब क्या इसको सही मान लें, तो आंसर है कि अगर हम बात टेंस की करें तब तो ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस ठीक है, ये फ्यूचर टेंस ठीक है। भाई दो फ्यूचर है ही नहीं तो क्यों हटाओगे, फिर गलत क्या है सेंटेंस में, ठीक है, क्या कुछ भी गलत नहीं, तो गलत तो है वेदर, वी डोंट नो वेदर ही विल एग्री ऑन इट, हमें नहीं पता कि वो एग्री होगा कि नहीं। तो यहां पर वो जो इफ लिखा ना वही गलत है। अगर हम थोड़े समय के लिए इसको एक रूल मान भी लें कि इफ के साथ फ्यूचर नहीं आएगा, ठीक है, तो इसको हम वाइस वर्सा ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्यूचर के साथ इफ नहीं आएगा। मान लो कहीं पे फ्यूचर ही ठीक हो तो इफ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इफ है ना ये गलत है। अब हमने इफ को क्यों ऐसे रिमूव करा है उसको देखो, समझते हैं। होता है क्या बच्चों, ये जो इफ है और वेदर है ये दोनों कंजंक्शन ऑफ, मतलब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दोनों ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। डिफरेंस क्या है, इफ कंजंक्शन ऑफ कंडीशन है, वेदर कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी है। अगर मान लो हम किसी इवेंट को एज अ कंडीशन इंट्रोड्यूस करें किसी दूसरे इवेंट के लिए तो हम कंजंक्शन इफ का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम किसी इवेंट को एज एन अनसर्टेनिटी इंट्रोड्यूस करें कि भाई ये इवेंट एक अनसर्टेनिटी है, मतलब ऐसा है कि नहीं होगा कि नहीं, हुआ था कि नहीं वो हमें नहीं पता, तो हम वेदर यूज करते हैं। तो वेदर जो है वो कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, इफ जो होता है वो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन होता है। दोनों ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, वो एक बात है, लेकिन दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं बेसिकली। तो हमें उनको उसी के हिसाब से यूज करना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अभी सबको समझ में आएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही विल पास डैश ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, तीसरा,
आई एम नॉट श्योर डैश ही लाइक्स ग्रेप्स। फिल इन दीज टू ब्लैंक्स यूजिंग इफ एंड वेदर। इफ एंड वेदर का यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करिए। देखो भाई किसमें कौन सा कंजंक्शन आप लिखोगे। दोनों में इफ आएगा, दोनों में वेदर आएगा, एक में इफ आएगा, एक में वेदर आएगा। क्या कहानी है बताओ, बताओ सभी लोग बताओ। बताओ क्या दोनों में इफ आएगा, क्या दोनों में वेदर आएगा, एक में इफ आएगा, एक में वेदर आएगा, क्या कहानी है बताओ भाई। अब देखो पता क्या होता है, कई बार हमने ऐसा पढ़ा होता है या बुक्स वगैरह में लिखा होता है कि हम इफ को वेदर की जगह या वेदर को इफ की जगह लिख सकते हैं। तो हम ऐसा मानने लगते हैं कि इफ और वेदर जो है वो ऑलवेज इंटरचेंजेबल है, कि उनको हमेशा हम एक दूसरी जगह पे लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप हमेशा नहीं लिख सकते। होता क्या है कि वो बात भी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही सही है। एब्सोल्युटली करेक्ट हो ऐसा नहीं है। होता क्या है, अब जब आप ये ब्लैंक्स फिल कर रहे होंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि यहां पर आपको इफ ही यूज करना है और यहां पर आपको वेदर ही यूज करना है। ठीक है, ही विल पास, वो पास हो जाएगा इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर मेहनत करेगा तो हमें। अरे इफ तो मैंने पहले से लिख दिया, मेरा भी दिमाग ऐसे ही है। तो लिख ही रखा था, हद हो गई भाई। ठीक है, तो जो हमने लिखा ना ही वर्क्स हार्ड, ही लाइक्स ग्रेप्स। ठीक है, तो आप देखोगे तो वर्किंग हार्ड एक कंडीशन है कि अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो फिर वो पास हो जाएगा। तो कंडीशन है तो इफ ही आएगा, वेदर नहीं आएगा। सेकंड सेंटेंस में वो अनसर्टेनिटी, आई एम नॉट श्योर, भाई मैं श्योर नहीं हूं। तो अगर मैं श्योर नहीं तो इसका मतलब मुझे कंफर्म नहीं कि वो ऐसा है कि नहीं है। तो अगर हम किसी ऐसे स्टेटमेंट को रेफर करें जिसको लेकर हम अनसर्टेन हो, हम श्योर ना हो कि ऐसा है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, था कि नहीं था, तो वहां पर हमें वेदर यूज करना चाहिए। हमें पता है कि वो जो ही लाइक्स ग्रेप्स लिखा वो फैक्ट नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने आई एम नॉट श्योर लिख रखा है। तो इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूं कि ऐसा है कि नहीं है, तो वो अनसर्टेन है। अब वो लिखा गया सिचुएशन अगर अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो वेदर लिखना पड़ेगा, तो हमने वेदर लिख दिया। अच्छा, फिर कहां पर इफ और वेदर को हम एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं वो भी आ जाओ, देखो समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस लिखा है, इसी से लिख देते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे सेड टू मी कैन यू स्विम। दे सेड टू मी कैन यू स्विम। अब ये हमने एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस लिखा है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है। बनाओगे सभी लोग। ये हमने एक डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, ये इस डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब है, ये इस डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच है। अब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो, करो सभी लोग एक बार। आप देखो पता है क्या, जब इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दे सेड टू मी का हो जाएगा दे आस्क्ड मी। क्वेश्चन है ना, तो हो जाएगा दे आस्क्ड मी।
अब यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कंजंक्शन, वो भी हम लिख देंगे। कैन यू सिंग स्विम, सॉरी आई कुड स्विम। अब यहां पर हमें लिखना है कंजंक्शन। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम कभी किसी डायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन को इनडायरेक्ट बनाते हैं और अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो हम यहां पर इफ या वेदर में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ या वेदर में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो इफ और वेदर एक दूसरे की जगह नहीं यूज होते, उनमें डिफरेंस होता है। जब हमें कभी किसी डायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन को जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना हो तो हम वहां पर कंजंक्शन इफ या वेदर में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाद में अगर और वगैरह लिखा हो तो फिर वेदर ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि और जो है वो वेदर का कोरिलेटिव पेयर है। अगर और नहीं लिखा तो आप इफ या वेदर कुछ भी लिख सकते हो। दे आस्क्ड मी इफ आई कुड स्विम, दे आस्क्ड मी वेदर आई कुड स्विम। तो इन दोनों में से कोई भी सही है। इसके अलावा इफ और वेदर में डिफरेंस होता है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इफ और वेदर हमेशा एक दूसरी जगह नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो जब आपको पता हो कि आप जिसे रेफर कर रहे हो वो एक कंडीशन है तो इफ ही लिखिए। अगर आपको लगे जिसे आप रेफर कर रहे हो वो एक सर्टेनिटी है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है, तो फिर वेदर ही लिखिए। अब यहां पे आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, वी डोंट नो, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो अगर हमें नहीं पता तो इसका मतलब ये जो लिखा जा रहा है ये अनसर्टेनिटी है। अगर ये अनसर्टेनिटी है तो लिखो वेदर। वी डोंट नो वेदर ही विल एग्री ऑन इट, हमें नहीं पता भाई वो एग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हाँ, क्लियर है यहां से। एक क्वेश्चन और, हालांकि हमने कंजंक्शन में कभी ना कभी डिस्कस किए होंगे लेकिन एक बार रिवीजन करवा देता हूं। अब देखो ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं आप इनमें ध्यान से देखोगे तो आपको एक डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। रेयरली ऑफन दोनों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। मीनिंग बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है। रेयरली का मतलब सेल्डम, ऑलमोस्ट नेवर। ठीक है, ऑफन का मतलब यूजुअली, नाउ एंड देन। ठीक है, तो ऑफ्टन का मतलब पॉजिटिव है, रेयरली का मतलब नेगेटिव है, ये हमें पता है। दे रेयरली डाउट, इसका मतलब है दे ऑलमोस्ट नेवर डाउट, कि वो कभी डाउट नहीं करते। अगर वो कभी डाउट नहीं करते किसी बात को लेकर तो वो बात फिर सर्टेनिटी हो गई। भाई मान लो अगर मैं किसी चीज को लेकर डाउट करता हूं ऐसा होगा या नहीं होगा तो वो अनसर्टेनिटी है। अगर मैं डाउट ही नहीं करता तो इसका मतलब फिर वो सर्टेनिटी है, और अगर मैं डाउट करता हूं तो वो अनसर्टेनिटी है। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझिए, दे ऑफन डाउट, वो अक्सर डाउट करते हैं। किस चीज का डाउट करते हैं? कि वो सफल होगा कि नहीं होगा। तो अनसर्टेनिटी मतलब उनको क्लियर नहीं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, वेदर। दे रेयरली डाउट, दे नेवर डाउट, वो कभी डाउट नहीं करते, तो इसका मतलब वो श्योर है इस बात को कि लेकर ऐसा होगा तो that। तो ये चीज हमें सीखनी है कि अगर हम कभी भी, ठीक है, अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो वेदर का यूज करते हैं, सर्टेनिटी के लिए दैट का यूज करते हैं। ठीक, अब इसी बात को ना यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे हमने लिखा वी डोंट नो ही विल एग्री ऑन इट। ठीक है, इसी को ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे खींच के ले आता हूँ और ऐसे लिख देता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ, वी नो डैश ही विल एग्री ऑन इट। वी नो डैश ही विल एग्री ऑन इट। अब देखो यहां पर हमने लिखा वी डोंट नो, यहाँ पे क्या लिखा? डोंट नो। यहां पर हमने लिखा वी नो, हमें पता है। तो अगर हमें पता है तो इसका मतलब ये लिखा गया स्टेटमेंट किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है? सर्टेनिटी को।
भाई अगर हमें पता है तो इसका मतलब ये फैक्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर ये सर्टेनिटी तो लो दैट आ जाएगा। ठीक, वी नो दैट ही विल एग्री ऑन इट, हमें पता है वो एग्री हो जाएगा, सर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहा है। वी डोंट नो, अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि सर्टेनिटी के लिए दैट, अनसर्टेनिटी के लिए वेदर का यूज करना है। एक दो एग्जांपल से ये बात और सीख लेते हैं। अब देखो, सम का मतलब होता है पॉजिटिव, लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव। तो अगर ये कह रहे हैं कि दे हैव सम डाउट, कि उन्हें डाउट है, तो इसका मतलब ये लिखा गया स्टेटमेंट किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, अनसर्टेनिटी को, ठीक है। अगर कह रहे हैं दे हैव लिटिल डाउट, लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट नो, कि दे हैव नो डाउट, तो इसका मतलब ये सेंटेंस किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, सर्टेनिटी को। अगर ये सर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो दैट लिखो, अगर वो अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रहा है तो वेदर लिखो, ठीक है। तो मतलब ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो टेंस के जो कॉन्सेप्ट्स थे ये हमने डिस्कस किए। बाकी अगली क्लास में कुछ छोटा मोटा पूछना हो, कोई डाउट कंफ्यूजन क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आई एम एक्सेसिबल ऑन व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन बाय बाय।